अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 202 का लेक्चर नंबर 26 पढ़ेंगे, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड 3 मेन स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला स्टेप है सपोज़ द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड इज़ फॉल्स, यानी जिस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है उसको फॉल्स सपोज़ करते हैं। दूसरा स्टेप है कि जो हमने स्टेटमेंट फॉल्स सपोज़ की है हम उसको साबित करते हैं कि वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी हमारी जो स्टेटमेंट है वो दुरुस्त नहीं है। और तीसरे स्टेप में हम कंक्लूड करते हैं कि जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है वो ट्रू है, क्योंकि हमने पहले स्टेप में स्टेटमेंट को फॉल्स सपोज़ किया था और दूसरे स्टेप में सपोज़ किया कि जो हमने फॉल्स सपोज़ किया है वो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो तीसरे स्टेप में हम ये कंक्लूड कर देंगे कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट एक थ्योरम है, देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो चूँकि हमने इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करना है तो हम इस गिवन स्टेटमेंट का अपोजिट सपोज़ करेंगे। तो सपोज़ देयर इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर n। तो हमने सपोज़ किया कि n एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है। लेट m इक्वल n+1। हमने एक और इंटीजर लिया है m जो कि इक्वल है n+1। तो m एक इंटीजर है क्योंकि n+1 भी इंटीजर्स थे और उनका सम m के इक्वल है, तो लिहाजा m भी एक इंटीजर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m बड़ा है n से, क्योंकि m इक्वल है n+1। लिहाजा m एक ऐसा इंटीजर है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर n से भी बड़ा है। तो ये हमारी जो सपोजिशन है उसकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, यानी उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, क्योंकि हमने ऊपर सपोज़ किया था कि n एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जबकि यहाँ एक और इंटीजर m आ गया जो n से भी बड़ा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो जो ऊपर हमने सपोज़ किया हुआ है उसका उल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो कंक्लूजन में हम कहेंगे सो देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है, गिव अ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन फॉर द स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट हमें गिवन है, इफ़ n स्क्वायर इज़ एन इवन इंटीजर देन n इज़ एन इवन इंटीजर, यानी अगर n स्क्वायर इवन इंटीजर है तो n भी एक इवन इंटीजर है। ये हमने प्रूफ करना है बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम गिवन स्टेटमेंट का उल्ट जो है वो हम सपोज़ करते हैं। तो सपोज़ n स्क्वायर इज़ एन इवन इंटीजर। n स्क्वायर को हमने इवन इंटीजर सपोज़ कर लिया है और आगे हमने उल्ट सपोज़ किया है n इज़ नॉट इवन। n अगर इवन नहीं है तो इसका मतलब है n इज़ ऑड। जब हमने n को ऑड सपोज़ कर लिया है तो n इक्वल है 2k+1 और k यहाँ पे कोई इंटीजर है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जाए, n स्क्वायर इक्वल 2k+1 होल स्क्वायर, और स्क्वायर को ओपन कर लिया जाए 4k स्क्वायर प्लस 4k+1 स्क्वायर का फार्मूला लगाकर, तो जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से 2 कॉमन लिया जाए तो 2 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2k ब्रैकेट +1, और ब्रैकेट के अंदर जो रकम है 2k स्क्वायर प्लस 2k बिलोंग्स टू z जो कि इंटीजर बनता है, इसको r के इक्वल सपोज़ कर लिया जाए तो 2r+1। तो 2r में +1 हो रहा है तो इसका मतलब n स्क्वायर भी ऑड है, जो कि हमारे सपोजिशन या जिसको हमने स्टेटमेंट को सपोज़ किया हुआ है उसकी कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि ऊपर हमने सपोज़ किया था n स्क्वायर इवन है, लेकिन यहाँ n स्क्वायर ऑड आ रहा है। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है तो जो हमने सपोज़ किया हुआ है उसका उल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा, यानी गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू।
और गिवन स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ n स्क्वायर इज़ इवन देन n इज़ आल्सो इवन, तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ़ n इज़ एन इंटीजर एंड n क्यूब प्लस 5 इज़ ऑड देन n इज़ इवन यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इसमें जो इफ़ स्टेटमेंट है उसमें n इंटीजर है और n क्यूब प्लस 5 ऑड दिया है और हमने शो करना है कि n इज़ इवन और कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज़ करना है। तो गिवन स्टेटमेंट का जो देन वाला पार्ट है उसको हम उल्ट सपोज करते हैं क्योंकि उसको ही हमने प्रूव करना है। तो सपोज दैट n क्यूब प्लस 5 इज़ ऑड, ये तो एज इट इज़ सपोज किया जैसे ऊपर है, एंड n इज़ नॉट इवन, और अब हमने इतने पोर्शन को उल्ट कर दिया तो n इवन नहीं है। n अगर इवन नहीं है तो n फिर ऑड है, और चूँकि n ऑड है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका प्रोडक्ट भी ऑड होता है, तो हम कहेंगे n स्क्वायर इज़ ऑड। तो n स्क्वायर अगर ऑड है तो n क्यूब जो कि प्रोडक्ट है n स्क्वायर का और n का, ये भी ऑड है। तो फर्दर हम ये कहेंगे कि दो ऑड नंबर का अगर डिफरेंस लिया जाए तो वो इवन आता है। ऑड नंबर का अगर डिफरेंस लिया जाए तो वो इवन आता है, लेकिन यहाँ हमारे ऑड नंबर्स जो हैं, एक तो हमने सपोज में लिया हुआ है n क्यूब प्लस 5 और एक हमने प्रोडक्ट लेकर n क्यूब ऑड लिया है। अगर इनका डिफरेंस लिया जाए n क्यूब प्लस 5 माइनस n क्यूब तो ये इक्वल आ जाता है 5, जबकि आना चाहिए कि दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस इवन आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे इवन नहीं आया, तो दिस इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर सपोज में हमने दोनों ऑड लिए हैं n क्यूब प्लस 5 और n भी, लेकिन दोनों की वजह से, दोनों ऑड लेने की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, तो इसका मतलब दोनों जो है वो ऑड नहीं हो सकते। तो इसमें एक हिस्सा जो है वो इवन होना चाहिए जो कि n है। तो हम कह सकते हैं कि n क्यूब प्लस 5 एंड n आर बोथ ऑड इज़ रोंग, सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। यानी एक ऑड है तो दूसरा n जो है वो इवन होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड द स्टेटमेंट इफ़ n and m are odd integers then n plus m is an even integer। तो इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है, तो हम अपनी सपोजिशन का उल्ट जो है वो सपोज करेंगे। इफ़ वाली स्टेटमेंट सेम रखेंगे लेकिन देन के बाद वाली जो है उसको उल्ट सपोज करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम सपोज करेंगे सपोज n and m are odd and n plus m is not even। तो n और m तो पहले ही ऑड है, तो सपोज में भी हमने ऑड ही लिया है, तो n इक्वल हो जाएगा 2p प्लस 1 जो कि ऑड होने की डेफिनेशन है, तो p कोई इंटीजर है, और m इक्वल हो जाएगा 2q प्लस 1 और q यहाँ पे कोई एक इंटीजर है। तो अब हम सम लेते हैं n प्लस m, तो दोनों की वैल्यूज़ को सम किया तो 2p प्लस 1 प्लस 2q प्लस 1, तो ये आ गया 2p प्लस 2q प्लस 2 कामन लिया तो p प्लस q प्लस 1। तो 2 ब्रैकेट के साथ 2 का प्रोडक्ट जो है ये ज़ाहिर करता है कि ये जो n प्लस m है ये इवन है, जो कि हमारे सपोज़ किए हुए का कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ऊपर हमने n प्लस m को ऑड सपोज़ किया है, नॉट इवन सपोज़ किया, लेकिन यहाँ जो है वो सॉल्व करने के बाद जो है वो इवन स्टेटमेंट आ गई है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, लिहाजा हमारी क्वेश्चन में गिवन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट एक थ्योरम है द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड एनी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर।
यानी एक रैशनल नंबर लेना है और एक इरेशनल नंबर, तो दोनों को सम करना है, तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट को जो है वो उल्ट सपोज करेंगे। तो सपोज दैट देयर इज़ ए रैशनल नंबर आर एंड इरेशनल नंबर एस सच दैट आर प्लस एस इज़ रैशनल नंबर। जबकि ऊपर थ्योरम में हमें दिया हुआ है कि दोनों का सम इरेशनल है, लेकिन यहाँ हमने क्या सपोज किया है, आर प्लस एस इज़ रैशनल नंबर, यानी उल्ट सपोज कर लिया है। आर रैशनल है तो हम आर को इक्वल लिख सकते हैं ए ओवर बी, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और दूसरा जो हमने सपोज किया है उसमें आर प्लस एस रैशनल है, तो आर प्लस एस को हम सपोज कर लेते हैं इक्वल है सी ओवर डी, और इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। इक्वेशन 1 से आर की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी ए ओवर बी प्लस एस इक्वल सी ओवर डी। अब यहाँ से एस की वैल्यू निकाली जाए तो वो आएगी सी ओवर डी माइनस ए ओवर बी। एलसीएम लिया जाए तो बी डी एलसीएम आ जाएगा, और ओवर में एक जैसी रकमें ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के तरीके से हम एलसीएम बना सकते हैं, यानी बी को सी से और ए को डी से। तो एस इक्वल आ जाएगा बी सी माइनस ए डी, और ओवर में एलसीएम आएगा बी डी, और बी डी चूँकि ओवर में है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ एस की जो वैल्यू आई है बी सी माइनस ए डी ओवर बी डी, तो बी सी माइनस ए डी भी एक इंटीजर है और ओवर में बी डी भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर्स को ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एस भी यहाँ से एक रैशनल नंबर शो हो रहा है। तो ऊपर हमने सपोज किया हुआ है कि एस जो है वो आर रैशनल है और एस इरेशनल है। तो यहाँ जो हमने सॉल्व किया है उसमें एस जो है वो रैशनल आ रहा है, यानी जो हमने सपोज किया है उसकी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। तो ऊपर हमने एस को इरेशनल सपोज किया था, यहाँ रैशनल आ रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। तो हमारी जो सपोजिशन है वो फॉल्स है, तो थ्योरम जो गिवन है ऊपर वो ट्रू है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। तो हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे, तो हम सपोज करेंगे सपोज अंडर रूट 2 इज़ ए रैशनल नंबर। तो इसको रैशनल नंबर हमने सपोज कर लिया है, तो फिर हम दो इंटीजर्स लेते हैं m और n जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो लिहाजा अंडर रूट 2 को हम इक्वल लिख सकते हैं m ओवर n, क्योंकि हमने इसको रैशनल सपोज किया है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 इक्वल m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, और m स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो ये आ जाएगा m स्क्वायर इक्वल 2n स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। अब अगर इक्वेशन पे गौर किया जाए तो m स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2n स्क्वायर, तो 2 के साथ प्रोडक्ट आ जाए तो उससे ये शो होता है कि m स्क्वायर जो है वो इवन है। तो m स्क्वायर इवन है तो m भी इवन है। जब m इवन है तो m को हम लिख सकते हैं m इक्वल 2k, और k कोई इंटीजर है, और इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब इक्वेशन 2 में से m की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी 2k होल स्क्वायर इक्वल 2n स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल 2n स्क्वायर। n स्क्वायर की वैल्यू लें तो वो आ जाएगी 2k स्क्वायर। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि n स्क्वायर इवन है, क्योंकि 2 के साथ इसका प्रोडक्ट है। n स्क्वायर इवन है तो n भी इवन होगा, ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। पीछे हम प्रूव कर चुके हैं कि m भी इवन है। अब n भी इवन है, m भी इवन है, तो इसका मतलब दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। वो इसलिए कि इवन होने के लिए किसी इंटीजर के साथ 2 का प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। तो m और n में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। जबकि ऊपर हमने सपोज किया था कि अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है और m n इंटीजर्स हैं और इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ सॉल्व करने के बाद हमें पता चला है
कि m और n में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, जो हमारी सपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी उसकी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हमारी जो सपोजिशन है वो फॉल्स है, यानी हमने सपोज़ किया था कि √2 जो है वो रैशनल है। तो सपोजिशन फॉल्स हो जाए तो इसका मतलब है कि जो गिवन स्टेटमेंट थी, जो थ्योरम था, वो ट्रू हो गया है। तो सो थ्योरम इज़ ट्रू कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन दैट 6 - 7 √2 इज़ इरेशनल। तो इसको भी हम उल्ट सपोज करेंगे। सपोज 6 - 7 √2 इज़ रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हम 6 - 7 √2 को इक्वल लिख सकते हैं a/b। a और b कोई इंटीजर्स हैं और b ज़ीरो नहीं है क्योंकि ये ओवर में आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 को और 7 √2 को सेपरेट कर लेते हैं। तो 7 √2 = 6 - a/b। एलसीएम लें तो b एलसीएम बन जाएगा और 6 के साथ b मल्टीप्लाई हो जाएगा और a एज़ इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ से √2 की वैल्यू निकाली जाए तो √2 = 6b - a/7b। चूँकि a और b इंटीजर्स हैं तो 6b - a और 7b इंटीजर हैं और 7b जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि ओवर में है। तो √2 चूँकि कोशेंट है यानी ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम कहेंगे √2 जो है वो रैशनल है। यहाँ पे √2 जो है वो रैशनल आ रहा है, लेकिन हम पीछे पढ़ चुके हैं, बल्कि पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है कि √2 जो है वो इरेशनल होता है। यानी हमारी सपोजिशन को सॉल्व करने के बाद कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। जब कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है तो हमने सपोज़ किया था 6 - 7 √2 रैशनल है, जबकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है तो इस वजह से हमारी सपोजिशन फॉल्स हो जाएगी और हम कहेंगे 6 - 7 √2 इज़ इरेशनल। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर a एंड एनी प्राइम नंबर p, यानी कोई इंटीजर a है और प्राइम नंबर p है। इफ़ p डिवाइड्स a देन p डज नॉट डिवाइड a + 1, यानी p जो है वो a को डिवाइड करता है लेकिन p a + 1 को डिवाइड नहीं करता। ये क्रॉस की सिंबल जो है वो डज नॉट डिवाइड को ज़ाहिर कर रही है। तो हम देन वाली स्टेटमेंट को उल्ट प्रूफ कर लेंगे। तो सपोज़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर a एंड ए प्राइम नंबर p सच दैट p डिवाइड्स a एंड p डिवाइड्स a + 1। जो ऊपर गिवन स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसमें p डज नॉट डिवाइड्स a + 1 है, लेकिन यहाँ हमने उल्ट सपोज किया है p डिवाइड्स a + 1। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक जो p डिवाइड्स a है तो a इक्वल होना चाहिए डिवाइज़र p इंटू एनी इंटीजर r, यानी किसी इंटीजर के साथ डिवाइज़र p का प्रोडक्ट जो है वो a के इक्वल होता है। इसी तरह दूसरे हिस्से को अगर हम देखें तो a + 1 जो है वो इक्वल होगा डिवाइज़र p और कोई इंटीजर s का प्रोडक्ट। अब फर्दर अगर हम दोनों जो स्टेटमेंट हैं इनको माइनस कर दें या इनका डिफरेंस ले लें तो a + 1 - a इक्वल हो जाता है 1 के, और a + 1 की जगह अगर p s ले लिया जाए और a की जगह p r और p कॉमन लिया जाए और ब्रैकेट में रह जाएगा s - 1, यानी 1 = p इंटू s - r। तो s - r कोई इंटीजर है और p हमें पता है एक प्राइम नंबर है। तो 1 इक्वल आया है p इंटू s - r। तो यहाँ पे p डिवाइज़र हो जाएगा और 1 को ये डिवाइड करेगा। तो इस सॉल्यूशन से हम ये लिखेंगे
कि p डिवाइड्स 1। अब p 1 को उसी वक्त डिवाइड कर सकता है पूरा जब p 1 हो। तो p 1 नहीं हो सकता क्योंकि p जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो है वो 1 से बड़े होते हैं, यानी 1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो हमने सपोज़ किया था कि p डिवाइड्स a प्लस 1, तो उसके सॉल्यूशन के बाद हमारे पास आया कि p डिवाइड्स 1। तो ये सॉल्यूशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी सपोजिशन को। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है जिसमें क्वेश्चन में उसने कहा है p डिवाइड्स a देन p डज नॉट डिवाइड a प्लस 1, वो ट्रू है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज़ इरेशनल। तो इसके सॉल्यूशन में हम सपोज़ कर लेते हैं √2 प्लस √3 इज़ रैशनल। तो डेफिनेशन के मुताबिक a और b जो हैं वो कोई दो इंटीजर्स हैं और b जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इस रैशनल नंबर को इस तरह लिख सकते हैं √2 प्लस √3 इक्वल a ओवर b। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जाए तो स्क्वायर को ओपन करने के बाद √2 का स्क्वायर जो कि 2 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर जो कि 3 आ जाएगा, और प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। यहाँ से 2 प्लस 3 5 हो के दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो 2 होल √2 इंटू 3 इक्वल a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 5। एलसीएम ले लिया जाए दूसरी साइड पे, राइट साइड पे, तो b स्क्वायर एलसीएम a स्क्वायर एज इट इज़, जिसके नीचे ओवर नहीं एलसीएम उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -5 b स्क्वायर। तो 2 √6 के इक्वल आ गया। यहाँ से 2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो √6 इक्वल आ गया a स्क्वायर -5 b स्क्वायर ओवर 2b स्क्वायर। अब चूँकि a b इंटीजर्स हैं तो a स्क्वायर -5b स्क्वायर और 2b स्क्वायर भी इंटीजर्स हैं, लेकिन 2b स्क्वायर ज़ीरो नहीं है। तो 6 चूँकि इन इंटीजर्स का कोशेंट है, तो कोशेंट होने की वजह से यानी ओवर की फॉर्म में होने की वजह से हम कह सकते हैं कि 6 √2 इज़ रैशनल। लेकिन हमने पीछे पढ़ा है कि √6 या कोई भी किसी भी इंटीजर का अंडर जो है वो रैशनल नहीं होता बल्कि इरेशनल होता है। तो हमारी जो सपोजिशन थी और उसको सॉल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रही है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हम कहेंगे कि हमारी सपोजिशन फॉल्स है और जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, यानी √2 प्लस √3 जो है वो इरेशनल है। नेक्स्ट एक थ्योरम है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज़ इन्फिनिट, यानी प्राइम नंबर्स का सेट जो है वो इन्फिनिट होता है। तो चूँकि हमने इसको कॉन्ट्रडिक्शन से करना है तो हम इस स्टेटमेंट को उल्ट सपोज कर लेंगे, सपोज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज़ फाइनाइट। तो हम प्राइम नंबर्स को इस तरह लेट कर सकते हैं p1 इक्वल 2, p2 इक्वल 3, p3 इक्वल 5, p4 इक्वल 7 एंड सो ऑन pn, यानी n तक हमने प्राइम नंबर्स ले लिए हैं। अगर इन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिया जाए p1, p2, p3 और pn, तो इनका प्रोडक्ट भी कोई ना कोई इंटीजर आएगा, और अगर उसमें हम प्रोडक्ट में +1 कर दें तो फिर भी हमें एक इंटीजर हासिल होगा। तो हम कह सकते हैं n इक्वल p1, p2, p3 एंड सो ऑन pn प्लस 1। लिहाजा n जो है वो 1 से बड़ा होगा क्योंकि प्राइम नंबर्स जो हैं उनसे ये इंटीजर n आया है। तो कोई भी इंटीजर n जो 1 से बड़ा हो वो प्राइम नंबर किसी प्राइम नंबर p से डिवाइड हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि p डिवाइड्स n। तो ये हमारा एक रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि p प्राइम है, तो p जो है वो
प्राइम नंबर्स p1, p2 और p3 और सो ऑन pn इनमें से किसी के इक्वल होगा और उसको डिवाइड कर देगा पूरा, यानी हम कह सकते हैं p डिवाइड्स p1, p2, p3 एंड सो ऑन pn। लेकिन अगर हम इसके प्रोडक्ट में p1, p2, p3 सो ऑन pn में +1 कर दें तो फिर ये डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट p1, p2, p3 और pn को तो p डिवाइड कर रहा है, लेकिन +1 हो जाए तो फिर ये पूरा डिवाइड नहीं करेगा, यानी p डज नॉट डिवाइड p1, p2, p3 सो ऑन pn +1। तो ऊपर हमने ये जो p1, p2, p3 सो ऑन pn है उससे भी हमें एक इंटीजर हासिल होता है और इसके प्रोडक्ट में +1 करके भी हमें इंटीजर हासिल होता है, तो हम कहेंगे p डज नॉट डिवाइड n। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस आ गई हैं। एक सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि p डिवाइड्स n और दूसरी सिचुएशन आ गई है कि p डज नॉट डिवाइड n, n कोई इंटीजर है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है तो हमारी सपोजिशन फॉल्स है। हमने सपोज किया था कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फाइनाइट है, तो वो फॉल्स हो गई है। तो इसलिए हमारा थ्योरम जो है ट्रू है, जिसमें उसने कहा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज़ इन्फिनिट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल इक्विवेलेंस बिटवीन ए स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव। तो कॉन्ट्रापोजिशन के ज़रिए जो प्रूफ है वो किसी स्टेटमेंट और उस के कॉन्ट्रापोजिटिव के इक्विवेलेंस होने की वजह से जो है उसको प्रूफ किया जा सकता है। देयरफॉर द इम्प्लीकेशन P implies Q can be proved by showing that its contrapositive not Q implies not P is true। यानी हम इम्प्लीकेशन P implies Q को अगर ट्रू प्रूफ करना चाहते हैं तो हम इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव यानी नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P को ट्रू साबित कर दें तो इम्प्लीकेशन ट्रू हो जाती है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव जो है उसको हम डायरेक्टली प्रूव करते हैं। तो कॉन्ट्रापोजिटिव के ज़रिए प्रूफ के जो स्टेप्स हैं वो 3 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप है एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ P इफ़ P देन Q, यानी हमारी स्टेटमेंट को हम इफ़ P देन Q स्टेटमेंट में लिखते हैं और फिर दूसरे नंबर पे री राइट द स्टेटमेंट इन कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म नॉट Q नॉट P, यानी हम P और Q की पोजीशन भी चेंज कर देते हैं और इनके शुरू में नॉट लगा देते हैं, तो ये कॉन्ट्रापोजिटिव बन जाते हैं। और तीसरे स्टेप में हमने जो कॉन्ट्रापोजिटिव है उसको डायरेक्ट प्रूफ करना होता है और कॉन्ट्रापोजिटिव ट्रू हो जाए तो फिर उसकी वजह से जो हमारी स्टेटमेंट जिसको हमने इफ़ P देन Q में लिखा है वो ट्रू हो जाती है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर्स n इफ़ n स्क्वायर इज़ इवन देन n इज़ इवन, यानी तमाम इंटीजर्स n के लिए अगर n स्क्वायर इवन है तो n भी इवन होता है। इस स्टेटमेंट को हमने कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से प्रूव करना है। तो गिवन स्टेटमेंट जो है वो इफ़ और देन की शक्ल में पहले लिखी हुई है, इम्प्लीकेशन की शक्ल में हम इसके कॉन्ट्रापोजिटिव बनाएंगे। कॉन्ट्रापोजिटिव में हम इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। n बाद में आ रहा था, n को शुरू में कर देंगे और n स्क्वायर को बाद में कर देंगे और नॉट साथ लगा लेंगे। तो कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट जो है वो इस तरह होगा इफ़ n इज़ नॉट इवन, इवन नहीं है तो ऑड होगा, देन n स्क्वायर इज़ नॉट इवन, यानी n स्क्वायर इवन नहीं है तो उसको भी हम ऑड फ़र्ज़ कर देते हैं। तो अब हम इसको डायरेक्टली कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट को डायरेक्टली प्रूव करते हैं। तो सपोज़ किया कि n जो है वो ऑड है। अगर n ऑड है तो n इक्वल होना चाहिए 2k + 1 और k कोई इंटीजर है। तो ये ऑड की डेफिनेशन है।
तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जाए n स्क्वायर इक्वल 2k + 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन किया जाए तो 4k स्क्वायर प्लस 4k + 1, फर्स्ट टू टर्म्स में 2 कॉमन लिया जाए, 2 × 2k स्क्वायर प्लस 2k + 1 और n स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2r + 1। यहाँ जो 2k स्क्वायर प्लस 2k ब्रैकेट में है वो कोई इंटीजर है, z से बिलोंग करता है और उसको हमने r से ज़ाहिर कर लिया, तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई है n स्क्वायर इक्वल 2r + 1। तो 2r में +1 हो रहा है, इसका मतलब n स्क्वायर भी ऑड है, यानी हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो रही है। जब कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो ये इक्विवेलेंट है ओरिजिनल स्टेटमेंट के, तो वो भी ट्रू हो जाएगी। तो गिवन स्टेटमेंट इफ़ n स्क्वायर इज़ इवन देन n इज़ इवन आल्सो ट्रू। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ़ 3n + 2 इज़ ऑड देन n इज़ ऑड। तो इसको कॉन्ट्रापोजिशन से हमने प्रूव करना है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें हम n को फर्स्ट पे ले आएंगे, इफ़ के बाद और 3n + 2 को देन के बाद ले आएंगे और इनके साथ नॉट लगा देंगे या उल्ट कर देंगे। ऊपर जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उसमें दोनों ऑड नंबर्स हैं, तो यहाँ हम इवन कर देंगे यानी निगेशन कर देंगे। इफ़ n इज़ इवन देन 3n + 2 इज़ इवन। तो अब हम इसको ट्रू प्रूव करेंगे, ये ट्रू प्रूफ होगी तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इफ़ n इज़ इवन देन 3n + 2 इज़ इवन। तो अब हम सपोज करते हैं n इज़ इवन। अगर n इवन है तो n इक्वल होना चाहिए 2k के, तो k कोई इंटीजर है और 3 अब लेते हैं 3n + 2, इसमें n की जगह हम पुट कर देंगे 2k, तो 3n + 2 इक्वल हो जाएगा 3 × 2k + 2। तो 2 कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में आएगा 3k + 1। 3k + 1 भी एक इंटीजर है, क्योंकि k इंटीजर है तो इंटीजर का सम करें या प्रोडक्ट लें वो इंटीजर ही आता है। तो 3n + 2 इक्वल आ गया 2r के, यानी 3n + 2 भी इवन नंबर है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई हैं, n इवन है तो 3n + 2 भी इवन है। तो इसकी वजह से अब हमारे जो क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट है वो भी ट्रू हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ़ n स्क्वायर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 25, n स्क्वायर 25 से डिविजिबल नहीं है, देन n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। चूँकि जो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें नॉट आ रहा है, दोनों में नॉट डिविजिबल, तो जब हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें हम डिविजिबल ले लेंगे इफ़ और पोजीशन चेंज कर देंगे, n पहले ले लेंगे और n स्क्वायर बाद में। इफ़ n इज़ डिविजिबल बाय 5 देन n स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 25। ये हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ले ली। तो अब हम सपोज करते हैं कि n इज़ डिविजिबल बाय 5, तो n जो है वो इक्वल होना चाहिए डिवाइज़र 5 और किसी इंटीजर k के साथ इसके प्रोडक्ट के। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जाए, n स्क्वायर इक्वल 25 × k स्क्वायर। तो n स्क्वायर जो है वो प्रोडक्ट बन गया है 25 जो डिवाइज़र है और k स्क्वायर कोई इंटीजर है, तो ये भी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को पूरा करता है। तो हम कहेंगे n स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 25। तो जब कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ट्रू आ गई है तो इसकी वजह से हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ़ x mod ग्रेटर दैन 1 देन x इज़ ग्रेटर दैन 1 और x इज़ लेस दैन -1 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो सॉल्यूशन में हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखेंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखते हुए देन स्टेटमेंट को इफ़ स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं और इफ़ स्टेटमेंट को देन में। तो इफ़ और नेगेशन कर देते हैं,
तो नेगेशन यानी उल्ट कर देते हैं। तो इफ़ x इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, ऊपर क्वेश्चन में x ग्रेटर दैन 1 था, लेकिन यहाँ लेस दैन इक्वल होगा, उसका उल्ट कर देंगे। एंड x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, देन ऊपर हमें गिवन था x मॉड ग्रेटर दैन 1, तो यहाँ देन के बाद लिखेंगे हम x मॉड लेस दैन इक्वल टू 1। अब फर्स्ट पार्ट को लिया, सपोज दैट x लेस दैन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, तो इन वैल्यूज़ को लेकर हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 एंड लेस दैन इक्वल टू 1। तो चूँकि x जो है वो -1 से 1 तक है, तो हम इसको मॉड की शक्ल में लिख सकते हैं x मॉड लेस दैन इक्वल टू 1। तो ये हमारी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हो जाती हैं। तो इसके इक्विवेलेंट हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है, यानी x मॉड इज़ ग्रेटर दैन 1।